तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं यहाँ पे। प्राचीन काल से भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। भारत के सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक विरासत समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए। मीन्स क्या, भारत का एक सांस्कृतिक विरासत और दूसरा आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर आए। भारत में गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से होता था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना आपको, भारत और यूरोप के बीच व्यापार मार्ग कैसे होता था? जल मार्ग और स्थल मार्ग से होता था। और इस मार्ग का केंद्र तुर्किस्तान के में स्थित इस्तांबुल, जिसे हम कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे तुर्किस्तान जो आज के ज़माने में जिसे हम तुर्की कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी भी राजधानी के इस्तांबुल, जिसे हम कॉन्स्टेंटिनोपल पे उस समय कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को क्या किया? जीत लिया, जिसका नाम क्या था? सुल्तान अल फातेह। तो उसने क्या किया? कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। इससे यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल होकर भारत में आने वाला जल मार्ग स्टूडेंट्स क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि उसे उसने जीत लिया था। अब कुछ रीजन होगा, उसने बंद कर दिया होगा। यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था। अंततः नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों के युग का आरंभ होना शुरू हुआ। क्योंकि उसने क्या कर दिया था, जो आप देखेंगे स्टूडेंट्स मैप के अंदर तुर्की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक जो है मेन जो है वो वहाँ पे समुद्र होकर आता है, जहाँ से भारत का आने का रास्ता जो होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया है, भारत आने के जलमार्ग की खोज किस प्रकार यहाँ पे जरूरत आन पड़ी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे, पुर्तगाल राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिकों ने नए जलमार्ग की खोज का प्रयास आरंभ करना शुरू किया। भारत आने के लिए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने प्रयास किए, जिसमें बार्थोलोम्यू डायज ने कैप ऑफ गुड होप आंतरिक की खोज की। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की साहस यात्रा आरंभ की, जो 1992 में अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुकी। मतलब उसने यहाँ पे खोज लिया 1992 में। मृत्यु प्रत्यय मतलब उसके मरने के बाद भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाले कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की यहाँ पे उसने खोज की थी। इस बात की स्पष्टता अमेरिकी वेस्पुची ने की थी। उसके पश्चात यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप में पहचाना गया। मतलब जो उसने खोज की थी, वास्को द गामा ने पहले ही खोज कर ली थी, लेकिन उसकी जो पुष्टि जो थी वो अमेरिकी यहाँ पे वेस्पुची जो था उसने इसकी पुष्टि की थी कि हाँ ये जलमार्ग इंडिया में आना। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आप पुराना जो जलमार्ग आप देख रहे हैं, ये जो है ये क्या पुराना जलमार्ग था यहाँ पे आने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे जो तुर्किस्तान था उसने जब इस पर क्या कर लिया स्टूडेंट्स, जब उसने जीत लिया तो यहाँ पे जो आने वाला जो रास्ता यहाँ से स्टूडेंट्स जो नदी वाला रास्ता जो इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तब वहाँ पे जो पुर्तगाली जो लोग थे हमारे इंडिया में जो इंडिया में व्यापार करने जो आते थे तो उनको आने में स्टूडेंट्स होती थी बहुत प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, एक नया जलमार्ग खोजा, क्योंकि हिंदुस्तान में व्यापार करना बहुत आसान था, मतलब वहाँ के लोग बहुत खरीदार करते थे। तो इस तरह उन्होंने नए जलमार्ग की क्या की खोज की, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कैप ऑफ गुड होप। तो इसकी ये एक टापू जहाँ से ये लोग क्या करते थे, आते थे इंडिया में, लेकिन यहाँ पे आने का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। अब स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपको इस तरह देख लेना है। पुराना जलमार्ग जो एकदम यहाँ पे डार्क लाइन है वो हमारा जलमार्ग है यहाँ पे पुराना, ठीक है, और नए जलमार्ग यहाँ पे दिख रहे हैं डॉट डॉट वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, भारत आने के जलमार्ग, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने ईस्वी सन 1458 में भारत आने के जलमार्ग की खोज की। तो स्टूडेंट्स भारत आने के जलमार्ग की खोज किसने की? तो वास्को द गामा ने कब की? 1458 में की।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यानी सर्वप्रथम वो कहाँ पहुंचा? भारत के पश्चिम के किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के राजा समुद्रिक यानी जमोरिन ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की उसे छूट दे दी। इस तरह विश्व में यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोप वासियों के लिए भारत आने का द्वार जो था वो खुल गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे आगे हमारा टॉपिक दिया भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कह सकते हैं अंग्रेजों का आगमन और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना किस प्रकार यहाँ पे वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली यानी फिरंगी आए, जिसे हम अंग्रेज भी कहते हैं। 100 वर्ष के समय में पुर्तगाली दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का आदि प्रदेशों में अपना अधिकार जो थे उन्होंने वो ले लिया था। पुर्तगाली को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर हालैंड के डच, डेनमार्क में डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आ गए, जिसे हम स्टूडेंट्स डच बोलते हैं। यहाँ पे भारत के लोग कहते हैं। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वीकृति दिए जाने पर 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज कब आया, कहाँ पर आया? तो सूरत में आया। और कब आया स्टूडेंट? 1608 में आया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? सन 1600 ईस्वी सन में एलिजाबेथ के नेतृत्व में की गई थी। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, तो परंतु उन्हें पुर्तगाली वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। किसे नहीं मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिली। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलने पर वह सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोटि व्यापारिक केंद्र ईस्वी सन 1603 में उसने स्थापित की। तो उसे स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्वप्रथम कोठी स्थापित करने की इजाजत किसने दी? तो बादशाह जहांगीर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बादशाह जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था स्टूडेंट्स। तो उसने क्या किया यहाँ पे? इस तरह परमिशन दी। तो इस तरह प्रथम व्यापार की जो कोठी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो 1613 में कहाँ पे स्टूडेंट्स? यहाँ पे सूरत के अंदर स्थापित की। आगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा दिखाई दिया। इसलिए वे दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़ते, जहां उन्होंने मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज यानी चेन्नई और फोर्ट विलियम यानी कोलकाता में कोठियां स्थापित की, जहां मराठा सत्ता का गढ़ नहीं था। मुंबई में मुख्य केंद्र उन्होंने 1687 में स्थापित किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो यहाँ पे मैप देख रहे हैं पूरा, तो यहाँ पे आप जो देखेंगे यहाँ पे पिंक कलर का, तो जो पिंक कलर के जो भी केंद्र है, तो वो सब जो केंद्र है वो किसके स्टूडेंट्स केंद्र है यहाँ पे? तो वो सब जो केंद्र है वो पुर्तगाली के अंडर में चली, जैसे गोवा, दमन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दीव, तो ये सब जो थे वो पुर्तगाली के केंद्र में। और आप जहाँ पे तो ट्रायंगल जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, जैसे यहाँ पे पौंडीचेरी वगैरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, कराईकल देख रहे हैं आप, ठीक है, तो ये सब, और माहे जो देख रहे हैं, तो ये सब जो केंद्र ये फ्रांसीसी के केंद्र में थे। और बाकी जो आप यहाँ पे ब्लू कलर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रिटिश सत्ता का केंद्र है, जैसे यहाँ पे दे दिया फोर्ट विलियम, यानी ये क्या कोलकाता, उसके बाद सूरत और मुंबई, ये सब जो केंद्र स्टूडेंट्स है ये सब किसके हैं स्टूडेंट्स? ये ब्रिटिश केंद्र उस समय थे। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले उन्होंने कोठियां कहाँ स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी? तो सूरत, भरूच, अहमदाबाद व्यापारिक केंद्र उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित की। ठीक है, उसके बाद आगे स्टूडेंट देखते हैं 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ठीक है, कब स्टूडेंट्स? 1968 में हुआ। ठीक है, व्यापार के लिए। उसके बाद बीते महीने के दौरान
कराईकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उपनिवेश प्राप्त करने में सतत सक्रिय थे। मतलब बहुत एकदम दिल से लगाकर मेहनत कर रही थी, हमको कुछ करना है, व्यापार करना है सभी देशों के अंदर। उसके बाद भारत में 1746 से लेकर 1763 के दौरान इन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध भी हुए। मतलब शासन मैं करूंगा, यहाँ का व्यापार मैं करूंगा, ठीक है। इन्हीं कंपनियों के बीच में ऐसा हुआ। कितनी बार? 3 बार कर्नाटक यहाँ पे युद्ध भी हुए, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त, यानी क्या हो गया, वो खुल गया उनके लिए। इस तरह सत्ता संघर्ष के अंत में पुर्तगाली को क्या हुआ, वापस दीव दमन गोवा में रहे, जबकि फ्रांसीसी के पास चंद्रनगर, माहे, कराईगल, पांडिचेरी जैसे प्रदेश जो थे वो जबकि डच सत्ता के लिए विदा हो गए। मतलब वो जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए, क्योंकि वो हार चुके थे। उसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। उसमें उतावले स्वभाव के कारण राज्य में कई विरोधी थे, क्योंकि वो उतावले स्वभाव का था इसलिए। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नवाब के स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी। किसने कर दी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस बहाने से? कि हम कोलकाता की रक्षा चाहते हैं, कि उसका वहाँ पे गढ़ भी था, वहाँ पे केंद्र भी था, तो इसलिए उसने क्या किया, उसकी कोठी के चारों ओर को नाकाबंदी कर दी, किलाबंदी कर दी। परंतु सिराजुद्दौला ने उसकी जो नाकाबंदी थी उसे क्या कर दिया, तोड़ डाला। यह समाचार मद्रास चेन्नई से पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सा सैन्य दल बंगाल में मतलब आया, मतलब भेज दिया उसने। उसके बाद नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया, क्योंकि उसकी सेना जो थी बहुत शक्तिशाली थी। किसकी? यहाँ पे नवाब की, और उसकी कम थी अंग्रेजों की। तो नवाब को पराजित करने के लिए षड्यंत्र की रचना की गई, जिसमें सेनापति मीर जाफर, आपने सुना होगा इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पे जो कह सकते हैं वहाँ पे गद्दार था, तो वो मीर जाफर। उसके बाद सेठ अमित चंद्र को षड्यंत्र में शामिल किया गया। कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव के पास के मैदान में युद्ध की घोषणा कर दी गई, और इस तरह जो था सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध हार गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें सवाल ये आता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और स्टूडेंट्स कब हुआ था यहाँ पे? तो प्लासी का युद्ध 16 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का मैदान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। पूर्व योजना के अनुसार मीर जाफर युद्ध में असफल रहा, सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि मीर जाफर जो था उसका सेनापति था, वही क्या गद्दार निकला। क्लाइव के षड्यंत्र में प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ी, और बाद में स्टूडेंट्स मीर जाफर को मार भी दिया गया। मीर जाफर को लालच ये दी गई थी कि उसे हम बंगाल का नवाब बना दें।